हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया, फाइन, ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट में हम अभी करेंगे जो पहले वाले चैप्टर हमने करा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एंड उसके अंदर हमने देखा था कि डाल्टन्स ने क्या बोले, थॉमसन ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोले। रदरफोर्ड के लिमिटेशंस भी पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे रदरफोर्ड के लिमिटेशंस के बारे में? रदरफोर्ड के लिमिटेशंस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि भाई साहब रदरफोर्ड ने ये बताया था कि मतलब सब चीज़ बताने के बाद स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कुछ उसने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है ना। सीधा बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब ऐसे कोई बोल देगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है इसके ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, कहाँ घूमता है, कहाँ घूमता है, कहाँ घूमता है, पता ही नहीं किस सेल में बोलता है। तो इसके जो बोलने का जो था कि भैया घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर से घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर जब उसकी एनर्जी ख़त्म होती है तो गिर जाता है। तो इससे पता चला कि ये बताया नहीं, क्या नहीं बताया, ही डज नॉट स्टेट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ स्टेबल है पता नहीं है, तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया, जिस कारण से दूसरे भाई साहब को मौका मिल गया और इनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर किया बोर, ठीक है, BOHR, बोर्स मॉडल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। बोर ने क्या बोले थे ये देखिए। बोर ने बोला था कि देखो ये जो बता रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड देम, तो बोर देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है, प्रोटॉन की खोज हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन हो चुका है, प्रोटॉन हो चुका है, और क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जब हमारे पास आ चुका है तो हमें करना क्या है, जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हो चुका है, प्रोटॉन हो चुका है ना, तो एंड न्यूट्रॉन पता चल चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बोला, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज है, ये चीज़ पता होना चाहिए। जब ये पता हो गया तो बोला कि भाई चलो प्रोटॉन कहाँ पे है, तो बोला न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब ये वाला चीज़ न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्या है, P+N बैठा हुआ है, ठीक है। और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, स्टेबल बातें बोली उन्होंने। इलेक्ट्रॉन क्या एटम के स्टेबिलिटी के बारे में बहुत सारी बातें बताई है, और वही बात हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कि भैया बोर जो है उन्होंने कौन सा ऐसा जादू मारा कि इनकी बातें लागू हो गया। देखो रदरफोर्ड भी बहुत अपने आप में बहुत सारी चीज़ बताया, बहुत चीज़ उन्होंने सही बताया लेकिन बोर ने उन्होंने बोला कि देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डिफिनिट ऑर्बिट में। डिफिनिट ऑर्बिट मतलब एक एनर्जी लेवल, उन्होंने बोला इस ऑर्बिट का नाम जो दिया ना वो एनर्जी लेवल कहा, और उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। चलो ठीक है, सही है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो क्या बातें बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ना डिफिनिट ऑर्बिट में बोला। इस ऑर्बिट का नाम उसने क्या दिया, दो तरीके से इसका नेमिंग किया उन्होंने। पहला कि अगर फर्स्ट सेल है तो इसको 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके सेल का नेम दे दिया, और यही इसी को ऑर्बिट बोला या एनर्जी लेवल आप बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी को दूसरा नेमिंग से उन्होंने कहा कि हम या तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख सकते हैं, या इसी को K L M N ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये सेल या ऑर्बिट आप बोल सकते हैं, राइट। चलिए, तो इस बात को बोलने के बाद उन्होंने बोला कि भाई कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो किस सेल में कितना घूमेगा। लोगों के पास कन्फ्यूजन था, बता इन्होंने बोला बता कि किस सेल में कितना घूमेगा। तो बोला कि देखो भाई सेल में घूमने की जहाँ तक तुम बात कर रहे हो ना, तो ये नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में घूमेंगे, ठीक है। एनर्जी लेवल है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने अपने एनर्जी लेवल में घूमेगा। तो उन्होंने ये बोला कि देखो फर्स्ट सेल में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, चौथे सेल में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके बाद 50 रह सकते हैं। लेकिन आपकी क्लास के लेवल से अगर आप कहोगे कि सर हम अगर थर्ड सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डालने की कोशिश करेंगे तो क्या हम उसमें 18 डाल सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे
2 से 20 तक ही पढ़ने हैं, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक पढ़ना है, हाइड्रोजन से लेके और कहाँ तक पढ़ने हैं, हमें हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक पढ़ने हैं मान के चलिए। तो वो आपको याद करने हैं, उसी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा बात इसने ये कहा कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो घूमने की जो है उसमें हम संख्या निमित कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, देखो फर्स्ट सेल में ना उन्होंने फॉर्मूला दिया कि इलेक्ट्रॉन ठीक है ना, मैक्सिमम इस फॉर्मूला से रह सकता है, किससे, 2n का पावर 2, मतलब इलेक्ट्रॉन किस सेल में कितना रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में कितना रहेगा इससे आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो भैया 2 फर्स्ट सेल में 1 सेल का नंबर ऑफ सेल है पावर 2, तो मतलब 2 × 1 बराबर 2। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। दूसरे सेल की जहाँ तक बात करें तो 2, इसमें पावर रख दिए 2 का पावर 2, तो हो गया 2 × 4, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरह के तीसरा, अगर n की वैल्यू 3rd है तो आप निकाल लो, 2 3 का पावर 2, मतलब 2 × 9 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम कहेंगे कि 4 में कितने रह सकते हैं, तो 2 4 का पावर 2, मतलब 2 × 16 दिस वन 32 रह सकते हैं। अगर हम कहते हैं 2 और 5 का पावर 2, तो हमारे पास 2 × 25 मतलब 50 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं कि कौन से वाले सेल में, 5th इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसकी नौबत नहीं आएगी, इसकी ये कब आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना होगा 11th क्लास में जब जाओगे, आफ्टर 20 के बाद वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में आप डिस्कस नॉलेज ले सकते हो, वहाँ पे आपको मिलेगा नॉलेज। अभी आपको क्या याद रखना है, अभी आपको ये रखना है याद कि रदरफोर्ड ने जो बोला था, उन्होंने जो बोले उस बात को गलत साबित किया बोर्ड ने उस बात को सही कहा। मतलब एटम की स्टेबिलिटी के बारे में किसने बताया, बोर्ड ने बताया। जब बोर्ड ने स्टेबिलिटी के बारे में बताया तो उसी समय पता चला कि भाई बताओ कैसे हुआ, तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है सेल में उन्होंने बता दिया। मैक्सिमम कैपेसिटी की इस फॉर्मूला से तुम मैक्सिमम कैपेसिटी निकाल सकते हो, 2n का पावर 2 याद रख लो। ये पूछे भी जाते हैं कि अगर किसी भी एटम, मतलब मान लीजिए नंबर ऑफ सेल 6 है तो बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पूछ सकता है कोई आदमी। तो तुम बोला कि 2 और 6 है तो भैया 2 और 6 का पावर 2 कर दो, तो हमारे पास हो जाएगा 36 एंड 36 × 2 72 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इस सेल के अंदर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम, मतलब उनकी जो रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक थी उनको रिमूव करके उन्होंने अपनी ये बताया कि किस इलेक्ट्रॉन में, मतलब किस सेल के अंदर कौन से कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, ये बताने के बाद बात आई, अब आती है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे। तो उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे, मेरा मानना है कि आप पहले एटॉमिक जो नंबर है 1 से 20 तक का लिस्ट, उसको आपको याद करना है। ठीक है, याद करने के लिए कुछ आपको नहीं करना है, करना ये है कि आप आपके बुक में लिस्ट दिए हुए हैं और उसमें आपको क्या करना है, पहले 5 जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन। अभी याद होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 आपके पास जो है याद हो जाएंगे ऐसे करके, लेकिन याद ऐसे करोगे तब होगा। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन करोगे, 5 याद हो जाएगा, फिर आप इसको 4-5 बार लिख लेना। फिर बेरिलियम के बाद है ना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, फिर सोडियम, मैग्नीशियम है ना, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये 20 नंबर पे आता है। आप इसको बार बार लिखो। अभी तक कौन नहीं सर याद ही नहीं होता, मैं कहता हूँ क्लास के अंदर ही बच्चों को मैंने याद करवाया है और विदिन 5 से 7 मिनट के अंदर ये 20 तक टेबल तो हर कोई बच्चा याद कर लेता है। बेशक आप कल उसको रिवाइज नहीं करोगे, परसों रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। आप जितने भी बच्चे हैं पूछना क्या है, आपको सुनवा देंगे बच्चे से, बहुत सारे बच्चों को हमने बता देंगे कि कैसे 20 तक करें लर्न। ठीक है, तो आपको लर्न करना है हाइड्रोजन, लिथियम। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना कि 1 नंबर पे कौन है भैया,
5 नंबर पे कौन है, ठीक है, फिर 6 नंबर पे कौन है, 10 नंबर पे कौन है, 11 पे कौन है, 15 पे कौन है ना। इसके बाद सल्फर है 16 पे कौन है, 20 पे कौन है। इससे क्या होगा कि आप बीच बीच में से कोई पूछेगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा सोडियम क्या होता है, तब नियॉन 10, सोडियम 11 नंबर होता है, मैग्नीशियम 11 का 12 होता है, क्लोरीन 17 होता है, कैल्शियम 20 होता है, पोटेशियम 19 होता है। ऐसे जिग जैग करके ना डोजिंग कर लेना उसको, और इसके बाद आप उसको याद करना है। जब याद हो जाए फिर आपको क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें 2-4 बात की जानना ज़रूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते कैसे हैं, बात आप देख लीजिए, आपके बुक में भी होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहली बात आप इस ध्यान को रखो कि कुछ बातें जानते। पहले तो मान लो कि हम किसी भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास X नाम का एटम है, ठीक है। तो इसके पास अगर हम अगर यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कार्बन, तो यहाँ 6 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 12, मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6 और इसकी मास नंबर हो गया 12, राइट। ये चीज़ है। तो इसके बाद इसकी कुछ बातें आप समझ लीजिए कि सर मास नंबर क्या होता है। मैं कह रहा हूँ मास नंबर जो होता है ना, मास नंबर वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, या आप इसको बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो इससे साफ मतलब है कि प्रोटॉन जो होगा सर, प्रोटॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। ये दिमाग में आप डाल लीजिए कि प्रोटॉन इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन का, और ये दोनों इक्वल होगा एटॉमिक नंबर का। मतलब जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। ये माइंड में एकदम से सेट कर लो, ठीक है। क्या सेट करना है, ये सेट करना है कि जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने ही हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि X इज अ एलिमेंट, सब जवाब देंगे X इज ए एलिमेंट, इट हैज़ 12 प्रोटॉन, मान के चलो ये बोलता है। मतलब व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, सिंपल। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है, तो 12 हो जाएगा। क्या इसका नंबर होगा, X का नाम क्या है, तो आपको याद होगा 12 नंबर पे मैग्नीशियम है, तो हम तुरंत बोलेंगे कि भैया ये मैग्नीशियम, X का नाम क्या होगा, मैग्नीशियम। तो इसमें 2 नंबर बात होगी, एक एटॉमिक नंबर के लिए आपको मार्क्स मिल गया, और एक आपको इसके एटॉमिक नंबर के नेम पूछा है तो उसका मैग्नीशियम का मार्क्स मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आपसे कभी कभी क्या करेगा, मास नंबर दे देगा, क्योंकि देखो मास नंबर यहाँ पे हमने बता दिया आपको। अब ये मास नंबर के ऊपर क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन क्या रहेगा कि मान के चलो X एक इज अ एटम, ठीक है, देयर मास, ठीक है, 23, ओके, एंड देयर मास इज 23। इफ इलेक्ट्रॉन 11 देन फाइंड न्यूट्रॉन। अब आप कैसे करोगे, आपको पता है आंसर में कि सर ये तो बहुत ईजी है, इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन होगा, ये तो सब जानता है, तो प्रोटॉन भी 11 हो गया, और इसी के बराबर एटॉमिक नंबर होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या है, इस तो हम ऐसे ही कर देंगे सर। आप यहाँ पे आइए और इसको हम कहते हैं कि अगर हमारा ये 11 है तो हम इस फॉर्मूला में डालेंगे, यही वाला सेम फॉर्मूला है, इसमें अगर हम डालते हैं तो क्या हो जाएगा कि भैया न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा मास नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन का नंबर बोलो या एटॉमिक नंबर बोल दो, एटॉमिक नंबर बोल दो, लो तो तुम्हारा हो गया 23 माइनस 11 कितना हो गया बता, 12, ठीक है, 12 हो गया, बिल्कुल। तो ये मैग्नीशियम, ये तुम्हारा 12 हो गया मास नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ये बातें बताई। तो इसको जानने के लिए हमने ये जानना जरूरी था कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के बराबर होता है और मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। क्लियर है। अगर ये बातें हम जान गए तो आराम से एक बात और समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना है आपको, कुछ एटम्स के नेम लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन, ठीक है, आर्गन, कैल्शियम, मान के चलिए लिख दिए। आपको पता है कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे, लिथियम 3, बेरिलियम 4, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, है ना, क्लोरीन 17, आर्गन 18, कैल्शियम 20। आप सोच रहे हो सर ये कैसे लिख लिया है? आप याद करोगे, आप खुद भी लिख सकते हो। अगर आपने लिखना शुरू कर दिया ना, समझो केमिस्ट्री आपको आ गया। मेन एटॉमिक नंबर जिसको याद हो गया ना, उसको दिक्कत नहीं होता है। अब जब बोर्ड ने क्या बताया कि हम ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, ये सेल में डिवाइड होता है। पहले के, फिर हमें बताया एल, फिर हमें बताया एम, फिर हमें बताया एन, ऐसे करके चलता गया आगे तक, एम एन ओ पी के, ऐसे चलता जाएगा। अब आपको पता है कि जितने एटॉमिक नंबर है, दिस वन एटॉमिक नंबर, राइट। अब ये एटॉमिक नंबर के बराबर ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पूछेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तब बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन है। चलो ठीक है भाई। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है 2 तक रह सकता है, तो फर्स्ट में हाइड्रोजन 1 हो गया, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 रह सकता है यहाँ पे, ठीक है। 3 तो यहाँ पे 2 होगा और इस साइड में 1 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 से ज़्यादा रह नहीं सकता। यहाँ 2 है, यहाँ 2 आ गया। सोडियम में 2 है, यहाँ 8, क्योंकि 8 से ज़्यादा सेकंड में नहीं रह सकता, आपको बता दिए हैं। इसकी लिमिटेशन है 2, इसकी 8, इसकी 18, इसकी 18 के बाद 32 और इसके बाद 50, ऐसे करके है। लेकिन इसके लिए रूल्स है कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन 18 तब रह सकता है जब उसके आउटर मोस्ट सेल में, मतलब उसके बाद जो एक सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। सर ये 1 हो गया। इसी तरह से ये 2, 8, 2। अब हमारे पास नेक्स्ट सेल बचा हुआ है, तो क्यों इसमें भीड़ को भरना है? इसमें हमें नहीं बनने देंगे इसमें, इसलिए हम 2, 8, 3 बनाया। यहाँ पे 2, 8, 7 बनाया, ओके। यहाँ पे 2, 8, 8 देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो 2, 8, फिर इसमें 8 ही रखेंगे, तो आपके लेवल तक तो भाई 8, 8 है। कहानी क्या है, एक बड़ी अच्छे एक कहानी इसके बारे में देखो। मान के चलो कि आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ गेस्ट, सपोज कैल्शियम आया। कैल्शियम आपके साथ 20% को लेकर आया है, और आपके पास डिफरेंट रूम्स हैं। रूम क्या है, देखो, फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम। गेस्ट की जो कैपेबिलिटी उसमें रहने की है, फर्स्ट रूम में जो है 2 गेस्ट रह सकते हैं, तीसरा नहीं बैठ सकता है, 2 ही गेस्ट रख सकते हैं। अगर सिंगल एक ही गेस्ट आया, मान के चलो हाइड्रोजन आया, तो उसके पास एक ही गेस्ट है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 1 गेस्ट, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 गेस्ट, ये आप समझ लीजिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है और वो चाहता है कि भैया हम दूसरे कमरे में जाएं, देखो वो बाद की बात है, कैसे जाएगा दूसरे में, तीसरे में, फिर जंप होके, वो बात की बात है। यहाँ पे अभी हम समझ रहे हैं कि हमारे पास पहले सेल में 2 गेस्ट, मतलब पहले रूम में 2 गेस्ट, दूसरे रूम में क्या होगा कि 8 गेस्ट रह सकता है। दूसरे रूम में कितने रह सकते हैं? 8 गेस्ट रह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान के चलो कैल्शियम आया होगा, तो पहले में 2 को सुला दिया, दूसरे में बोलेंगे भैया इसमें 8 लोगों की व्यवस्था है, 8 लोग वहाँ पे सो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट रूम होगा उसमें बोलेंगे चलो 8 रूम, आप 8 लोग यहाँ पे भी रह लीजिए। वो बोलेगा नहीं सर इसमें तो हम 18 रह सकते हैं, तो 10 लोग रह लेते हैं। नहीं यार, जब कमरा खाली है, जब रूम्स खाली हैं, तो क्यों 8 रहना। हम आपको नेक्स्ट रूम देते हैं, तो 8 के बाद फिर 2 रूम, 2 के लिए अलग रूम दे दिया। ये दोनों इसमें एडजस्ट होना चाह रहा था, लेकिन नहीं, जब आपके पास खाली है तो इसको दूसरा दीजिए। यही है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में आप याद रखना, आपके लेवल पे पहले सेल में, मतलब फर्स्ट रूम में 2, दूसरे में 8, फिर 8, फिर 8, ऐसे ही याद रखना। सब पूछ सकते हो कि सर 18 क्यों नहीं हो सकते, 18 रह सकते हैं, तो आप इस थर्ड में 18 क्यों नहीं रखा, इसमें 10 तो रख सकते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। इसमें 10 तब रखेंगे जब अगले वाली के लिए, मतलब इसमें 18 तब 18 तक जा सकता है, लेकिन 18 तब रखेंगे जब इसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये रूल्स है आगे की क्लास के लिए। तो आपको अभी तक क्या समझ में आया कि हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बना सकते हैं। आपको वो रूम वाली बातें याद रखना, जो भी गेस्ट है उसमें कितने गेस्ट हैं, उसको पहले सेल में, मतलब पहले रूम में कितने रखें, दूसरे रूम में कितने रखें, तीसरे में कितने रखें, चौथे में कितने रखें। जब हमारे पास रूम खाली है तो हम 8 से ज़्यादा क्यों रखें। पहले सेल में, पहले रूम में 2 रखो, फिर 8 रखो, फिर 8 रखो, फिर ऐसे करके करते चलो, ठीक है। कैल्शियम तक याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखो इसके बाद आपको आपके बुक में दिया हुआ है, आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। न्यूक्लियस, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल बनाया और इसमें हमने 8 गेस्ट को सुला दिया। आजा भाई सो जाए इसमें,
ठीक है। इसके बाद फिर दूसरे कमरे में 8 गेस्ट को सुला दिया, मतलब जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग चलिए। 8 गेस्ट सुला दिया, लो भाई। अब ये जो 2 गेस्ट बच्चे थे वो कह रहे थे मैं इसी में सो जाऊंगा, एडजस्ट कर लूँगा। मैंने कहा नहीं भाई, जब अपने पास रूम ही ज़्यादा है, गरीब थोड़ी ना है, आप उनके पास सेल, नंबर ऑफ सेल बहुत है, लेकिन आप एक में मत सुलाइए, ये बात हुई। तो इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये जो सेल होता है ना, ये आउटर मोस्ट सेल कहा जाता है। दिस इज अ आउटर मोस्ट सेल, एंड आउटर मोस्ट सेल का मतलब बाहर वाले सेल। बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो दिस वन 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसी बात को बोलते हैं वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? आया या नहीं आया बताना। आया तो वैलेंस, कोई पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बोलिएगा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। ये समझने के लिए आपको कि बिल्कुल ये कहानी आप समझ जाओ, लर्न करना तो काफ़ी ईजी है, तो कहानी अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। अब इसमें बताओ, अगर मैं पूछूंगा इसका वैलेंस शेल बताओ, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, तो आप बोलोगे सर इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसके 7, इसके 8, इसके कितने हैं? 2। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ गए। आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं पता तो सबसे आखिरी वाले कमरे में जो गेस्ट सोए हुए हैं उसको देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब आता है बात कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। वैलेंसी की सबसे बड़ी बात होती है कि वैलेंसी क्या होता है। दोनों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको वैलेंसी बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो वैलेंसी होता है ना, वो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल ऑक्टेट रूल्स, ठीक है, टू फुलफिल ऑक्टेट रूल्स, राइट। इसके लिए उसको या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ता है। देखो, इलेक्ट्रॉन लूज करने में और इलेक्ट्रॉन गेन करने में, दोनों ही में उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर एनर्जी नहीं होगा तो ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, ना ही वो लॉस कर पाएगा। लेकिन वो देखता है कि प्रॉफिट किस चीज़ में है। क्या डोनेट कम करना पड़ रहा है तो वो डोनेट कर देगा, क्या लेना कम पड़ रहा है तो वो ले लेगा। क्या लेना देना की बात हो रही है? लेने देने की बात हो रही है कि देखो, इन्वायरमेंट में एक रूल्स होता है कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इधर से थप्पड़ लगता है, इधर से थप्पड़ लगता है, इधर से थप्पड़ लगता है, और लोग उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं। इसलिए एवरी इलेक्ट्रॉन वांट टू, ठीक है ना, फुलफिल द ऑक्टेट रूल्स, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। इसके वजह से उसको करना क्या होता है, उसके वजह से उसको करना होता है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, कैल्शियम है 20, अब इसको आपने बताया था इसमें 8, 8, 2। अब ये चाहता है कि भाई हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करें, तो क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने रिक्वायरमेंट है बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन उसको लेने पड़ेंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी? 6 इलेक्ट्रॉन लेना, समझ रहे बात को। उससे बेटर ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे ही तो दो। ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। और जैसे ये लूज करता है, लूज मतलब ये दे देता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। धनी लोग जो होते हैं ना, रिच मैन, वो किसी को देते हैं, तो जब किसी को देगा इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो कैल्शियम आपको उसी समय वो दे के 2+ बन जाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। अगर अब हम इसकी वैलेंसी लिखेंगे, ये 2, 8, 8 ही बनता है, मतलब इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसका मतलब ये Ca2+ बन जाता है, पॉजिटिव पर्सन बन जाता है, ठीक है। तो 8, 6 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 6 के लिए बहुत इलेक्ट्रॉन, बहुत एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 1+ भी बन जाता है कभी कभी, हाइड्रोजन 1- भी बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये तो खैर इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं तो मैंने बोला रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर फुलफिल ऑक्टेट रूल्स। ऑक्टेट रूल्स का मतलब
8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मतलब जो भी एटम्स है उसको अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, या तो लूज करता है या किसी से लेता है। जैसे लेने और देने दोनों में एनर्जी लगती है। तो मैंने अगर मैग्नीशियम की बात की है कि मैग्नीशियम क्या है, एटॉमिक नंबर 12 है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक्स्ट्रा है आउटर मोस्ट शेल में। अगर इसको लेने हो तो बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि एनर्जी मैग्नीशियम के पास नहीं होता है। इस वजह से मैग्नीशियम क्या करेगा कि वो मैग्नीशियम क्या करेगा कि अपने आप से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये अपने आप को Mg2+ बना लेता है। ठीक है। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्लोरीन है 17, एटॉमिक नंबर आपको याद है, एटॉमिक नंबर 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 287। अब बताओ इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये अगर लूज करना चाहेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, जिसके लिए एनर्जी नहीं है इसके पास। सो ये क्या करता है, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सो इसको 8 पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। तो जब ये लेता है तो ये Cl- हो जाता है। Cl- मतलब या Cl-1 लिखो, 1 Cl- दोनों बात बराबर होती है। क्लोरीन नेगेटिव, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या चाहिए, बाहर से चाहिए। किस चीज़ के लिए चाहिए, ताकि ये अपने आप को इस फॉर्म में रख सके था। तो जब भी अगर हमें कभी भी ऐसा पूछे, जैसे O2- पूछ दिया, बोला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो बच्चे क्या करते हैं, ऑक्सीजन का 8 होता है, सोचते हैं कि ऑक्सीजन भैया ऑक्सीजन का 8 है, हमने क्या किया ऑक्सीजन का 2 और 6 बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 2- का मतलब 2 किसी और से भी लिया है, तो अगर इसका बनाएंगे तो 2 और 8 बनाएंगे, बिकॉज इसके आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट्स वाई वो 2 नेगेटिव लिखा जाता है। अगर मैग्नीशियम 2+ लिखा गया मतलब 2 8 ही लिखेंगे, 2 दे चुका है किसी को तो अब इसके पास नहीं लिखेंगे। अगर हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह के एलिमेंट के लिए चाहिए, किस तरह के एलिमेंट के लिए, कि ऑक्सीजन 2-, क्लोरीन नेगेटिव, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, तो आप इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना कि जो 2+ का मतलब 2 दे चुका है, तो जो आप नॉर्मल लिखते हो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देना। अगर 2 नेगेटिव है तो वो ले रहा है किसी से, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना, तब जाके आपका आंसर सही होगा। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर 9th क्लास, राइट। तो हमने क्या देखा, हमने देखा वैलेंसी, हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, 2 चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आपको कि भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो वैलेंस में इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए ठीक है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है ये। वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी जो होता है वो रिक्वायर्ड एलिमेंट है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर फुलफिल ऑक्टेट रूल। ठीक है, इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए या तो वो लूज करते हैं या लूज करने या गेन करेंगे, 2 में से कोई एक चीज़ करेंगे। जो लूज करेगा वो पॉजिटिव आयन हो जाता है, जो गेन करता है वो नेगेटिव आयन हो जाता है। सिंपल सी बात है जो हमने आपको बता दिया है। अब इस बात के बाद आपने क्या क्या कर लिया, आपको हमने मास नंबर के बारे में बता दिया कि मास नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप मास नंबर आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि भैया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दो, या तो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दो, या एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, ये तीनों बात बराबर होती है, इसीलिए आपको ये लिखा जाता है। कहीं कहीं पे न्यूट्रॉन आपसे पूछा जाता है कि भैया फाइंड न्यूट्रॉन, तो आप उसमें मास में से इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, या मास में से प्रोटॉन माइनस कर दो, या मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, राइट। इस तरह से आप निकाल लोगे। अब हमारे पास जो मैटर है वो आता है क्या, मास नंबर हो गया, वैलेंसी हो गया। अब आती है कि हमने ये बोला था कि डाल्टन्स जो थे उनकी एटॉमिक थ्योरी में 2 बातें बताई गई थी। क्या, कि अगर
किसी सेम सबस्टांस के जितने भी मतलब सबस्टांस है, सेम सबस्टांस के एटॉमिक नंबर इक्वल, मतलब एटॉमिक मास इक्वल होते हैं, ऐसा था। तो उस कॉन्सेप्ट पे उसकी बात कैसे गलत होगी, जैसे देखो उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। एक टर्म्स पढ़ना है आइसोटॉप्स, ये लिख दीजिएगा। और ये आपको दिखाते हैं बुक में भी क्या है, लेकिन अभी आप ये देखो आइसोटॉप्स होता है क्या है, जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, तो इसको बोलते हैं आइसोटॉप। जैसे आप कार्बन को देखोगे तो कार्बन C12 भी होता है, कार्बन C14 भी होता है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 भी होता है, एंड हाइड्रोजन 1 3 भी होता है, ठीक है। ये सब क्या है, देखो ये क्या था, ये आइसोटॉप्स है। इसी बात को अगर देखोगे, इस बात को उन्होंने क्या बोला कि भैया एक ही एटम है हाइड्रोजन, उसके मास 1 भी होते हैं, एक ही एटम है उसके मास 2 भी होते हैं, एक ही एटम 3 है। बट डाल्टन ने क्या बोला था कि सेम सबस्टांस के मास ऑलवेज सेम होते हैं। तो यहाँ पे गलत हो गए और यहाँ पे सर्च भी हो गए कि भैया ऐसा नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको लर्न करने हैं। क्लोरीन को भी देख लेंगे। क्लोरीन जो होते हैं 1735 एंड क्लोरीन 1737, और दोनों का फिर एवरेज एटॉमिक मास निकलता है। तो ये आपका आइसोटॉप्स हो गया, ठीक है। दूसरी बात उसने बोला था कि 2 डिफरेंट एटम्स कभी भी सेम नहीं होते हैं, और उस बात पे ये तो आइसोटॉप्स था। आइसोटॉप के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं ना, व्हाट इज आइसोटॉप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। दूसरी बात आपको पूछा जाता है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार का मतलब होता है कि मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ठीक है। अब ये बात आ गई ना, उन्होंने बोला था कि भैया 2 अलग अलग एटम्स के मास कभी सेम नहीं होंगे, लेकिन हम कह रहे हैं मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ऐसा क्या कहना चाहता है, तो आर्गन को ले लो, 18 है, इसका 40 होता है, और कैल्शियम भी जो है वो आपका 20 है और इसका भी मास 40 हो जाता है। तो देखोगे कि ये आपका आइसोबार बोला जाता है, ठीक है। तो आर्गन हो गया, कैल्शियम, ये बातें याद कर लीजिएगा। याद करके आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बताने होते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया आइसोटॉप्स, हमने पढ़ लिया आइसोबार, हमने पढ़ लिया मास नंबर, हमने पढ़ लिया एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे पढ़ लिए। अच्छा, आपका वर्क क्या है, आपको काम क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन जैसे ये है 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले में ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट करके ऐसे बना लेने हैं। आपके बुक में भी दिए होंगे, ठीक है। लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बेरिलियम का बनाना है, बोरन का बनाना है, ऐसे करके आपको लिस्ट बनाने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। और एक होमवर्क आपके पास ये है, अगर ये बना लोगे, पहले याद करने के लिए मैंने दे दिया था कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ये वाली बताने हैं, ये ऐसे बनाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने हैं आपको, सिंगल हाइड्रोजन से लेके हीलियम, लिथियम, ऐसे करके आपको बनाने हैं। और ये सारे जब आप बनाएंगे तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी का भी लिस्ट बनाएंगे, अभी बताते हैं आपको, ठीक है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें K, L, M, N तक जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, ये लिस्ट आपको बनाना है, ठीक है। ये होमवर्क में है, ये होमवर्क में है, ये दोनों आप करके अगर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो तो भेज दीजिएगा, और देख सकते हो तो अपने प्रैक्टिस के लिए देखो, बिकॉज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे साथ इसके चैप्टर के अंदर का, ठीक है। ओके, सो पहले ये तो था इंट्रोडक्शन कि आप समझो इस चीज़ को क्या होता है, और इसके बाद हम साथ में आपके नोट्स चलते रहेंगे और उसके बाद भी एक्सप्लेन कर देंगे दूसरी बात है। तीसरी बात, सारे क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या रह गया हमारा चैप्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या रह रहा है वो हमें अभी खुद पता चल जाएगा
कि हमने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। मेरे ख्याल से एक टॉपिक्स इसके अंदर रह रहा है जिसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास के अंदर अगर हम देखेंगे तो उसको देख लेते हैं, इसमें है या ये थर्ड चैप्टर के अंदर है। ओके, दिखाइए। तो एवरेज एटॉमिक मास के अंदर हम देखते हैं, हमने न्यूट्रॉन पढ़ लिया। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, न्यूट्रॉन्स का जो ये जो सर्च जिसने किए हैं न्यूट्रॉन, उनका नाम है जे चैडविक। ये इन्होंने डिस्कवर किया था। ये लाइन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद कर लीजिए। नियरली इक्वल टू द ऑफ प्रोटॉन, लगभग बराबर होता है। अभी बताएंगे जब एटॉमिक मास के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा लिस्ट याद करना है, वो 3rd नंबर चैप्टर के अंदर है। सो अगर वो बताएंगे उस समय आपको बता देंगे किस किस में न्यूट्रॉन अलग होता है। अब बस उतने ही याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा लगभग। ओके, वैलेंसी हमने क्लियर कर लिए। वैलेंसी बता दिया आपको कि रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं ना, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्लियर हो गया। ये मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है कि ये आपको पूरा लिस्ट बना लेना है। ये अगर बना लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बनाने का तरीका मैंने बता लिया है कि भैया किसी भी एटम के पास बहुत सारे रूम हैं, बट उसके गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने गेस्ट आया है। जितने गेस्ट आएंगे, पहले कमरे में 2, दूसरे वाले में 8, ठीक है, तीसरे वाले में कितने, फिर 8, ऐसे डालते जाइए, फिर जो बचा उस तरह, इस तरह से आप बनाओगे। अब देखना है कैल्शियम तक, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक आपको किसके पास कितने गेस्ट है। हाइड्रोजन के पास 1 है, फिर इसी तरह कैल्शियम के पास 20 है। इसी बीच में सारे अगर आप देख लेंगे तो आराम से आपसे ये होने शुरू हो जाएंगे, और वैलेंसी भी निकाल लोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाल लोगे। ठीक है, ये वाला लिस्ट आपको लर्न करना है, ये डेफिनेटली लर्न कीजिएगा। लर्न अगर हो गया, नहीं याद होगा तो आप मुझे बताइए, इस नंबर पे बताइए, आपको हम याद करना बताते हैं। और मैं वैसे भी बता दिया है आपको, लेकिन आपको याद जरूर हो जाएगा, 100% ये लर्न हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए। याद करने का तरीका है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये आपको याद हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट के अंदर देखो हमने एटॉमिक नंबर कर लिया है। ये है एटॉमिक नंबर, आपको बता दिया है। मास नंबर आपको बता दिया है। मास नंबर सिंबल के साथ लिखना बता दिया है कि अगर ये एटम है तो इसके नीचे जो होता है एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं, और यहाँ पे मास नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स आपको बता दिया है। ये देखो हाइड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम, 1 अगर है इसको बोलेंगे ना, 1 वाले को प्रोटियम, 2 है तो ड्यूटेरियम, और 3 है तो ट्रिटियम। ये याद कर लीजिएगा आप। इसके बाद कार्बन का है C12 एंड C14, ये वाला चीज़ आपको याद कर लेना है। क्लोरीन का 35 एंड क्लोरीन का 37, ये आइसोटोप्स वाला है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है आइसोबार, ये भी आपको आइसोबार बता दिए है, आर्गन और कैल्शियम का, वो आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद ये एटॉमिक मास है, ये एवरेज एटॉमिक मास है। दिस वन एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका है कि दिए रहेंगे कि जैसे क्लोरीन जो है वो 1735 आता है, एंड क्लोरीन के पास 1737 आता है। ये कितने परसेंट प्रेजेंट है ये भी दिए रहेंगे। जितने परसेंट, सपोज ये 75% है तो आपको लिखना है 35 × 75/100 प्लस, फिर आपको लिखेंगे 37 × 25/100। ठीक है, ये वाला चीज़ लगाओगे, एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर 2 क्वेश्चन है। इसके पीछे अगर देखोगे तो 2 क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास के पीछे। जैसे हम कहते हैं ये 2 क्वेश्चन कहाँ पे है, देख लो यहाँ पे। ये है आपके 2 क्वेश्चंस, ये है आपके, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे है 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है एक, ये देखिए 10 नंबर, और एक क्वेश्चन आपका एवरेज ये 11 नंबर। ये 2 आपके एवरेज एटॉमिक मास पे निकलेगा। ठीक है, इसके अंदर से 79 है, 49.7% है, फिर यह 35 है, उसके बाद 75% आपके पास है। ठीक है, तो 79 वाला जो है कितने परसेंट है वो आप लिख लेना कि देखिए भैया 79 वाला हमारे पास है 49.7 एंड 50.3। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो मैं आपको सॉल्व क्वेश्चन पूरा करा ही दूंगा। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड आप इसको 1 से बार 2 बार जब भी आपको ये मौका मिलता है आप इसको देखिए, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। थैंक यू।